नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा और यमुना सिटी के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री यमुना सिटी में 68 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सबसे पहले वो यमुना सिटी के सेक्टर 8 पहुंचेंगे, जहां विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सेक्टर 10 में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नोएडा के सेक्टर 96 स्थित नए प्राधिकरण कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। उनके दौरे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा कारणों से दोपहर से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। वहीं शहर के कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया है। पुलिस ने लोगों से यात्रा के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वहीं ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। सेक्टर 10 में 2 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की मेगा निवेश परियोजनाओं का भूमि पूजन किया जाएगा। एसेंट के सर्किट प्राइवेट लिमिटेड करीब 3,250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे लगभग 1,500 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं एम्बर इंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड 3,532 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे करीब 2,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन दोनों परियोजनाओं के जरिए कुल 6,782 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 3,500 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनकर उभरेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा को डस्ट फ्री बनाने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चलाया जा रहा विशेष सफाई अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 24 जून से 11 जुलाई तक चलाए जा रहे इस अभियान के पहले चरण में ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट की 37 प्रमुख सड़कों की सफाई की जा रही है। अभियान में स्वास्थ्य परियोजना और उद्यान विभाग की संयुक्त टीमें मैदान में उतरकर मैकेनिकल स्वीपिंग, मैनुअल सफाई, पानी का छिड़काव और सड़कों पर जमा धूल मलबा हटाने का काम कर रही हैं। 130 मीटर रोड, सूरजपुर कासना मार्ग, नॉलेज पार्क और जीटा 1 समेत कई प्रमुख मार्गों को अभियान में शामिल किया गया है। इसके साथ ही सड़कों के गड्ढों की मरम्मत और धूल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्रासिंग और पेवमेंट का कार्य भी किया जाएगा। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है। एसीईओ श्री लक्ष्मी वीएस ने नागरिकों से भी सहयोग करने और सफाई बनाए रखने की अपील की है। वहीं बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची से चाकू की नोक पर गैर समुदाय के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। पीड़ित परिवार सरकार और प्रशासन से आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई और फांसी की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि देर रात घर की छत पर चढ़कर आरोपी ने नाबालिग से चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने की कोशिश की। आरोपी ने परिवार में बताने और नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से आरोपी नाबालिग के साथ रास्ते में छेड़छाड़ भी करता था। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। दिनांक 24 जून 2026 को थाना जहांगीराबाद पर एक सूचना प्राप्त हुई है। एक पिता ने बताया है कि उनकी 13 वर्षीय बेटी के साथ एक आरोपी इरफान द्वारा कई दिनों से छेड़छाड़ की जा रही थी और 23 तारीख की रात में उनकी बेटी के साथ चाकू की नोक पर उनके साथ बलात्कार किया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें सभी बिंदुओं पर जांच की गई है और इसमें अपराधी की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। जो नाबालिग पीड़िता है उनका मेडिकल करवाकर उनके बयान नोट किए गए हैं और इसमें शीघ्र गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ ये घटना थी, हमारी लड़की सामान लेने के लिए घरेलू जाती है। ये लड़का इरफान नाम का 4-5 दिन से छेड़ रहा था। हमारी लड़की ने हमें नहीं बताई। 22 तारीख की रात को हम तो नीचे सोते हैं, बच्चा हमारे ऊपर सोते हैं। ये 22 तारीख की रात को आया करीब 12:30 बजे और लड़की के गले पे चाकू रख के और उसको डरा कर धमका कर जो तुझे जान से मार दूंगा, कहते आवाज़ निकाली, उसके साथ दुष्कर्म किया इन्होंने। पुलिस की तरफ से आपको दमंग आदमी है। इसके एक केस नहीं है, इस गांव में कई केस है, कई बार ये जेल जा चुका है। आज मैं यहाँ तक इसको लाया हूँ, इसको यहाँ तक फांसी मिले और इसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए।
वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के कथित बयान को लेकर जैन समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरनगर में जैन समाज ने बैठक कर मेनका गांधी के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा है और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। समाज का आरोप है कि जैन संत परंपरा और पवित्र पिच्छी को लेकर की गई टिप्पणी तथ्यहीन और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। जैन समाज का कहना है कि पिच्छी मोर के स्वाभाविक रूप से झड़ चुके पंखों से बनाई जाती है और इसका उपयोग जैन मुनि जीवों की रक्षा तथा अहिंसा के सिद्धांत के पालन के लिए करते हैं। बैठक में मेनका गांधी के बयान की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया और चेतावनी दी गई कि अगर निर्धारित समय के अंदर माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन को देश भर में तेज किया जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार 30 जून को सोशल मीडिया के जरिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जबकि 7 जुलाई को देश भर के जैन मंदिरों के बाहर 2 घंटे का शांतिपूर्ण मौन आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नाम ज्ञापन भी भेजा जाएगा। जैन समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह आंदोलन धार्मिक सम्मान और समाज की भावनाओं की रक्षा के लिए किया जा रहा है। मैं गौरव जैन, राष्ट्र अध्यक्ष युवा शाखा जैन एकता मंच, और आज यहाँ पे जैन अतिथि भवन मुजफ्फरनगर में सकल जैन समाज की एक मीटिंग यहाँ पे आयोजित हुई है। क्योंकि दुर्भाग्य है कि पिछले कई वर्षों से लगातार जैन धर्म को टारगेट किया जा रहा है अलग अलग शक्तियों के द्वारा। धर्मद्रोही शक्तियाँ कहूँ, देश विरोधी शक्तियाँ कहूँ, मतलब जो शब्द मेरे पास कम पड़ जाते हैं, जिस तरह का पापाचार वो शक्तियाँ कर रही हैं। पहले हमारे तीर्थ गिरनार जी पे हमला हुआ, लगातार उस पर कब्जा करने का प्रयास सामाजिक तत्वों ने किया। फिर सम्मेद शिखर जी को लेकर सरकार ने एक इस तरह कुकर्ते किया कि एक नोटिफिकेशन लाए जिसके माध्यम से सम्मेद शिखर जी को एक पर्यटक क्षेत्र बनाने की साजिश वहां पर रची गई। उसमें जैन समाज को आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद लगातार जैन संतों पर हमले की घटनाओं की जानकारी बार बार आती है। कई स्टेटों में पता चलता है कि किसी ने ट्रक चढ़ा दिया, किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, और लगातार बैक टू बैक एक के पीछे एक घटनाएं आती है जैन संतों पर हमले की। लेकिन सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं देती, कोई SIT गठित नहीं होती, कोई ऐसी कमेटी गठित नहीं होती जो उन जैन संतों की सुरक्षा के लिए उन घटनाओं की जांच कर सके। देखिए, पहले घटनाक्रम देखिए। 17 जून 2026 को लाल किले के पास ही एक हमारा प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जो लाल मंदिर जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज का प्रवास चल रहा था। अचानक शाम को मेनका गांधी जी आई और बिना किसी बात के अब केवल एक बात करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने एक बड़ा गंभीर दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया कि जैन समाज द्वारा 15 लाख मोरों की हत्या की जाती है पिच्छी के कारण। पिच्छी एक प्रकार का, मैं आपको बता दूं, एक उपकरण होता है जो साधु अपने साथ हमेशा रखते हैं। जी, मैं गौरव जैन। वहीं मुजफ्फरनगर में पत्नी पर तेजाब फेंकने के आरोपी पति के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक 21 जून को थाना खालापार क्षेत्र में शहनवाज नाम के आरोपी ने अपनी पत्नी पर एसिड अटैक किया था, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाते समय मुहर्रम के चलते बाजार में भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी पुलिसकर्मियों से हाथापाई करते हुए पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर पीछा किया। पुलिस का दावा है कि सुजड़ू क्षेत्र के पास आरोपी ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग भी की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि फरार होने के बाद आरोपी को हथियार और बाइक किसने उपलब्ध कराई। मामले में आगे की जाँच और कानूनी कार्रवाई भी जारी है। थाना खालापार पे 21 जून को एक मुकदमा 112/26 लिखा गया था, जिसमें एक व्यक्ति शाहनवाज पुत्र रफीक के ऊपर अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डालने का आरोप था। उसी के तहत धारा 124 BNS और 85 BNS के तहत इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में थी। कल ये पुलिस की हिरासत में आया और पुलिस इसको आज दाखिल करने से पहले, जेल भेजने से, रिमांड के लिए पेश करने से पहले इसको मेडिकल के लिए ले जा रही थी। उसी बीच में पुलिस कस्टडी से पुलिस को चकमा देके भागा। पुलिस ने इसका पीछा किया और पुलिस को ये एक कूड़े घर वाले इलाके में सुजुड़ के पीछे वहां मिला। वहां ये मोटरसाइकिल पे था। पुलिस ने इसका पीछा किया। इसने पुलिस पे तमंचे से फायर किया। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस को इस पे फायर करना पड़ा। इस व्यक्ति के घुटने में गोली लगी है।
वहीं गाजियाबाद में डिजिटल अरेस्ट का एक और बड़ा मामला सामने आया है। इस बार कौशाम्बी थाना क्षेत्र के रामप्रस्थ में रहने वाले एक बैंक के रिटायर्ड प्रबंधक और उनकी पत्नी साइबर ठगों के निशाने पर आ गए। आरोप है कि ठगों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर दंपति को करीब 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में रखा और पूछताछ के नाम पर उन्हें मानसिक दबाव में रखा। इस दौरान ठगों ने कथित गबन के मामले में कार्रवाई का डर दिखाकर उनसे करीब 2 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। बताया जा रहा है कि पूरा खेल व्हाट्सएप कॉल के जरिए शुरू हुआ, जिसमें ठगों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताया। लंबे समय तक डर और दबाव में रखकर दंपति से रकम ट्रांसफर कराई गई। मामले का खुलासा होने के बाद पीड़ित परिवार ने थाना साइबर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साइबर ठगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, वीडियो कॉल या डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आने वाले दबाव में न आए और तुरंत पुलिस से संपर्क करें। वहीं गाजियाबाद के ट्रांसहिंडन जोन के टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित फरक नगर में मुहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस बल के साथ रैपिड रिस्पांस फोर्स यानी कि RRF की भी तैनाती की गई। पूरे जुलूस मार्ग पर पुलिस अधिकारी लगातार निगरानी करते रहे और प्रशासन की ओर से जारी सभी गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराया गया। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पूरे जुलूस की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रशासन ने आयोजन समिति और स्थानीय लोगों के सहयोग की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी तरह शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। वहीं राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर सियासी बयानबाजी के बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने SIT जांच पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में कानून आरोपों के आधार पर नहीं बल्कि साक्ष्यों और जांच के आधार पर कार्रवाई करता है। उनका कहना है कि FIR दर्ज होने के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू होती है और जांच पूरी होने के बाद ही किसी की भूमिका तय की जाती है। हरिशंकर जैन ने कहा कि पुलिस की तरफ से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और कुछ रकम की बरामदगी जांच का शुरुआती चरण है, लेकिन इससे पूरे मामले का खुलासा नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि यह भी जांच का विषय है कि गबन कैसे हुआ, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे और पैसे का प्रवाह किन किन लोगों तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों की गिरफ्तारी से जांच पूरी नहीं मानी जा सकती। अगर जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हरिशंकर जैन ने कहा कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उनका कहना है कि मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और साक्ष्यों के सामने आने के बाद ही निकाला जाना चाहिए। देखिए, आरोप लगाना ये विपक्ष का काम है। कि कोई भी किसी का विरोधी हो, कोई भी आरोप लगा सकता है। भाई, कोई भी अगर अपराध हुआ है और गलती हुई है तो SIT जांच होगी, FIR होगी, उसके बाद जांच होगी और जांच रिपोर्ट आएगी। अब इसमें भी आप देखते हैं गलत है तो क्या आपने नाम ले दिया और किसी को उठा के फांसी कर दी जाएगी? ऐसा तो देश का कानून नहीं है कि आपने मुझ से कहा कि वो आदमी अपराधी हो, वहाँ फांसी हो गई। तो ये वो कंट्री नहीं है सब देश कि उठाया और तो फांसी करती है। कानून है, कानून के हिसाब से काम चलेगा। सर, पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार 8 आरोपी के पास से चोरी का कुछ सामान भी बरामद हुआ है। क्या ऐसी बरामदगी आप अपने पूरे मामले का खुलासा मान ली जाए या फिर यह जांच सिर्फ शुरुआती जांच है? देखिए, बहुत शुरुआती जांच है। थोड़ा सामान मिल जाने से या हो जाने से चोरी की बात मान ली हो गई, पर बड़ा इशू है कि क्या क्या इसके पीछे कारण थे। गबन हुआ है कि पैसे का, चोरी हुई है और किस तरह से आज तक चोट पहुंचाई गई है, ये सारे मामले देखे जाएंगे। वहीं मुजफ्फरनगर के शिव चौक स्थित शिव मंदिर पहुंचे जूना अखाड़े के प्रमुख संत और हिंदू रक्षा सेना के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद अयोध्या राम मंदिर के दान गबन मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो ये देश के सबसे गंभीर मामलों में से एक है, क्योंकि भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, अगर उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि राज्य सरकार ने SIT का गठन किया है, कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इसलिए जांच को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि राम मंदिर में मिले प्रत्येक दान का सार्वजनिक विवरण जारी किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को ये जानकारी मिल सके कि उनका दान कहां और कैसे उपयोग किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी स्तर पर
नैतिक जिम्मेदारी बनती है तो संबंधित लोगों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की। भगवान श्री राम के जन्म स्थान के भव्य मंदिर के निर्माण में और निर्माण के बाद प्राप्त दान में जो घोटाला हुआ है, अर्थात दान की चोरी हुई है और मंदिर निर्माण में भी 40% कमीशन लेकर के घोटाला हुआ है। साथ साथ में ये भी समाचार आ रहा है कि भगवान श्री राम के मंदिर के नाम से जो जमीनें खरीदी गई उनमें भी बहुत बड़ी मात्रा में घोटाला है। यह वास्तव में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 100-110 करोड़ लोगों की आस्था पर हमला हो रहा है और उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अगर कोई संसार में सबसे बड़ा पाप होगा तो भगवान राम के मंदिर में चोरी करने का महापाप होगा। और मैं आज ये बता देना चाहता हूं, हो सकता है आप सरकार के शिकंजे से बच जाओ, हो सकता है आप SIT से बच जाओ, हो सकता है आप दरोगा की से बच जाओ, लेकिन भगवान राम से कोई नहीं बचने वाला। अब तक नहीं बचे लोग जिन्होंने भगवान राम के खिलाफ काम किया, उनके क्या दुर्दशा है देश में आपको सबको पता है। भगवान श्री वहीं नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने KYC अपडेट के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिल्ली से भीम रावल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया जो साइबर अपराधियों को किराए पर बैंक खाते उपलब्ध कराता था। जांच में सामने आया कि ठग खुद को बैंक मैनेजर बताकर लोगों को KYC अपडेट कराने के नाम पर झांसे में लेता था और उनके खातों से रकम ठग लेते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के बैंक खाते में ठगी के करीब 9 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसके बदले आरोपी को 45,000 रुपए कमीशन मिला था। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने अधिसूचना संकलन और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस और इस पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोग कौन हैं। साइबर पुलिस ने लोगों से KYC अपडेट के नाम पर आने वाले किसी भी कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करने और सतर्क रहने की अपील की है। वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी को लेकर विशेष जांच अभियान तेज कर दिया है। पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को फायर विभाग ने कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरी और अन्य भीड़भाड़ वाले संस्थानों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान कोतवाली, घंटाघर, लोनी, साहिबाबाद और वैशाली समेत विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 12 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई। निरीक्षण में 6 संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया, जबकि कुछ संस्थान बंद पाए गए। जांच के दौरान आपातकालीन निकास मार्ग, अग्निशमन उपकरण, विद्युत सुरक्षा और अन्य जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। फायर विभाग ने संस्थान संचालकों को निकास मार्ग हमेशा खुला रखने, अग्निशमन उपकरणों को क्रियाशील रखने और आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही छात्रों और आम लोगों को आग से बचाव और आपदा के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों के प्रति भी जागरूक किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन का फायर सेफ्टी अभियान लगातार जारी है। फायर विभाग, MDA और बिजली विभाग की संयुक्त टीम कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, अस्पताल, होटल, दुकानों और व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण कर रही है। अब तक 24 संस्थानों को सील किया जा चुका है, जबकि 35 प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। तो शुक्रवार को नोवेल्टी चौक के पास स्थित अल हबीबी कॉम्प्लेक्स को भी फायर सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर सील कर दिया गया। इस परिसर में करीब 20 दुकानें और एक जिम संचालित हो रहे थे। इस कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रशासन से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है, लेकिन कार्रवाई के दौरान मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए। उनका कहना है कि जहां कमियां हो वहां पहले नोटिस देकर सुधार का अवसर दिया जाए, ताकि व्यापारियों में डर और दहशत का माहौल न बने। वहीं फायर विभाग का कहना है कि जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होगा, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। ये नोवेल्टी चौक के बगल में एक अल हबीबी कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पे संयुक्त निरीक्षण किया गया और फिर यहाँ पे देखा गया कि इसमें काफ़ी दुकानें हैं और न तो इनके पास NOC है और न तो किसी प्रकार के इनके फायर फाइटिंग की व्यवस्थाएं हैं। तो फिर अलग अलग टीमें अपनी देखें, MDA द्वारा भी इनका अप्रूव नहीं है, तो जिसको उसको तहत देखते हुए जो लखनऊ कांड के भी इतनी ज़्यादा भीषण आग लगी थी, इसमें इतने दर्दनाक मौत हुए हैं, उसको देखते हुए यहाँ पे MDA द्वारा सील लगा दिया गया। करीब कितनी दुकानें होगी सर इसमें अभी तकरीबन 15-20 से कम दुकानें होंगी और एक प्लस उसमें जिम है ऊपर जो 2nd फ्लोर पे चल रहा है। और इसमें
व्यवस्थाएं न होने के कारण, और एक ही स्टेयर है, इसको भी एमडी द्वारा सील कर दिया गया। देखिए, एक घटना हुई है लखनऊ के अंदर, जिसमें लगभग 18 नौजवानों की बहुत दर्दनाक मृत्यु आगजनी के कारण हुई, और उसके कारण से शासन का निर्देश भी आया, लेकिन जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर ने ताबड़तोड़ दुकानें प्रतिष्ठान बंद कर दिए, सील लगा दी। तो जिलाधिकारी को, एसएसपी को, प्राधिकरण को, विद्युत विभाग को और जो हमारा फायर ब्रिगेड वाले ऑफिसर्स हैं उनको मैं बुला करके भी अलग अलग ये कहा है कि थोड़ी मर्यादा रखें और एकदम ताबड़तोड़ एक आतंक जैसा माहौल ना बनाएं। अगर किसी भी प्रतिष्ठान पर, किसी व्यापारी के यहाँ, किसी अन्य संस्थान पर अगर कोई दिक्कतें हैं तो या तो बताएं या उनको नोटिस जारी करें, उनको जानकारी में दें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।